अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम गैसेस वाले चैप्टर को हल के चल रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो गैस लॉज है। गैस लॉज दरअसल हमें ये बताते हैं कि एक गैस के वॉल्यूम के ऊपर जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं या जो कॉमन कंडीशंस हैं लाइक दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो कैसे इस पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि ये हमें दरअसल रिलेशन बताता है वॉल्यूम ऑफ गैस का प्रेशर के साथ, और दूसरा ये हमें टेम्परेचर के साथ रिलेशन बताते हैं। आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड द कॉमन कंडीशन लाइक दैट प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर आर कॉल्ड गैस लॉस। और इसमें सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो बॉयल्स लॉ आता है। ये 1662 में रॉबर्ट बॉयल नामी एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने ये लॉ पेश किया था और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो गैस का गिवन वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और याद रहे कि यहाँ पर प्रेशर से मेरी मुराद है एक्सटर्नल प्रेशर मतलब जो अप्लाइड प्रेशर होगा जो आप उस पिस्टन पे अप्लाई करेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इन्वर्स, और इन्वर्स का मतलब होता है ओपोजिट। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि जब एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो तो उसके रेफरेंस में दूसरी चीज़ अगर डिक्रीज हो तो उसको हम इन्वर्स कहेंगे। अब यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, और ऐसे ही आप अगर प्रेशर जो है उसकी अमाउंट को, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब ख़त्म किया जाता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, और वो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास k कांस्टेंट है और यहाँ पर आ जाएगा 1/p। अब यहाँ पर ज़रा आप गौर करें तो मैं इस p को दोनों तरफ मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो मेरे पास ये कुछ इस वे से बन जाएगा v, यहाँ पर p हो जाएगा इज इक्वल टू k। मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ, मैं दरअसल इस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो वैल्यू ऑफ k है ये वेरी करती रहती है टेम्परेचर टू टेम्परेचर। मतलब जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इस k की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो k है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस के लिए डिफरेंट होती है। एक तो आपने ये याद रखना है कि सेम आपके पास अगर गैस हो, सेम गैस with different amount have different value। मतलब ये हुआ कि जब आप अमाउंट को चेंज करेंगे, गैस अगर सेम है लेकिन जैसे ही आप अमाउंट को चेंज करेंगे तो k की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ ये अमाउंट को चेंज करने से चेंज होता है बल्कि ये टेम्परेचर को चेंज करने से भी चेंज होता है। इस बात को अभी हम समझेंगे थोड़ी देर तक।
अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर इज ऑल्सो अफेक्ट at the value of k। अब इस बात को ज़रा समझें। मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी है जो कि पी वी या वी पी आप कह सकते हैं विल बी इक्वल टू था के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो के जो है वो दरअसल प्रोडक्ट है प्रेशर के और दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू को और दूसरा वॉल्यूम की वैल्यू को चेंज करूँ तो ऑफ कोर्स इसमें चेंज आएगा। अब होता ये है कि जब आप क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ गैस को चेंज करते हैं तो उस वक्त वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज होगा। जब वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज होगा तो ऑफ कोर्स इसके प्रोडक्ट में भी क्या होगा, चेंज आएगा। और अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आता है। जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो ऑफ कोर्स ये जो प्रोडक्ट है इसकी अमाउंट में चेंज आएगा, तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम सपोज करते हैं कि आपने एक गैस ली और उसका तब वॉल्यूम जो था वो V1 था। V1 वॉल्यूम पे जो आपने प्रेशर अप्लाई किया हुआ था वो मैं फर्ज करता हूं कि वो P1 था। आपने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, आपने इसको P2 कर दिया, तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा और मैं कहता हूं वो V2 हो जाएगा। अब ज़रा आप इक्वेशन बनाएं तो इसके लिए इक्वेशन जो बनेगी वो P1 V1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा के। मैं कहता हूं कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर मैं इसको देखूं तो सेम इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास P2 V2 विल बी इक्वल टू के हो जाएगा। मैं कहता हूं ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो उसमें ये होगा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 के। अब यहाँ से रिजल्ट हमने ये निकाला कि चाहे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उनकी जो अमाउंट होगी या जो वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि ये कैसे होगा। और याद रहे कि ये जो बॉयल्स लॉ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर लिया गया है, मतलब वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड प्रेशर, बट द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। हम इस रिलेशन को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करेंगे कि P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 ये कैसे होगा। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 3 तरह के सिलेंडर हैं और उन सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो सेम है। याद रहे मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि आपने इसमें एक पिस्टन लिया हुआ है जो कि मूवेबल है, मतलब कि वो हरकत कर सकता है, और इसमें आपने जो गैस फिल की है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। और ये वॉल्यूम तब है जब आपने यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया है वो 2 atm है। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बन जाएगी। यहाँ पर ज़रा गौर करें तो P1 है और ये वॉल्यूम V1 है। P1 आपके पास, मैं इक्वेशन लिख लूँ P1 V1 और यहाँ पर आप पुट करें तो ये आपके पास बनेगा P1 2 है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर वॉल्यूम 1 है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास 2 आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं सेम यही सिलेंडर लेता हूँ और प्रेशर पहले से मैं डबल कर देता हूँ।
जब प्रेशर को मैं डबल करूँगा तो बॉयल लॉ जो है वो ये कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो पहले से हाफ हो जाएगा, तो मतलब इसका हाफ बनेगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 जो होता है वो 0.5 के इक्वल होता है। मतलब अब जो नया वॉल्यूम होगा वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये तब होगा जब आपने यहाँ पर जो प्रेशर है वो 4 atm किया। अब इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास P2V2 हो जाएगी, और यहाँ पर ज़रा आप गौर करें तो P2 आपके पास 4 है मल्टीप्लाई है, और ये आपके पास 0.5 है V2, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास बन जाएगा 2.0, मतलब कि 2 ही होगा। और अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं इसको इससे भी बढ़ा देता हूँ, मतलब इस प्रेशर का मैं 1/3 इंक्रीज़ करता हूँ, मतलब आप ये कह सकते हैं मल्टीपल में 3 टाइम इंक्रीज़ करूँ, तो वो कुछ आपके पास ये बन जाएगा। मैं कहता हूँ आप पहले से इसको इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को P3 जो है वो 6 atm आप ले लेते हैं, तो वॉल्यूम जो है वो पहले से 3 गुना कम हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा P3V3, और ये इक्वल हो जाएगा P3 आपके पास 6 है, और 1/3 का जो आंसर होता है वो होता है 0.33, ऐसो ऑन आगे चलता जाएगा। ये इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ नोट की कि P1 और V1 का जो प्रोडक्ट है वो भी 2 के इक्वल है, और P2V2 का भी आंसर 2 है, और इसका भी आंसर 2 है। तो हम फिर लिख सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है, और ये बराबर है P3 और V3 के। उसके बाद है कि इसको ग्राफिकली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह के ग्राफ बनाए जाते हैं मोस्टली। तो पहला जो ग्राफ है वो आइसोथर्मल ग्राफ कहलाता है, और वो जो ग्राफ है वो लिया जाता है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। तो इसकी जो टाइप 1 है, या केस 1 आप कह लें इसको, केस 1 में आप जो रिलेशन लेंगे वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान होगा, मतलब एज इट इज़ जो लॉ है उसको ही आपने यहाँ पर लिखना है। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा। आप फर्ज करें कि ये आपके पास 2 एक्सिस हैं, एक आपके पास y एक्सिस है और दूसरा आपके पास x एक्सिस है। और याद रहे कि x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है और y एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर जो है वो प्रेशर है। वॉल्यूम डिपेंडेंट है। कैसे? प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वॉल्यूम दरअसल प्रेशर की अमाउंट पे वेरी करता है। तो प्रेशर इस एक्सिस पे हम लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और जो वॉल्यूम है वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें तो ये वाली जो जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये पॉइंट है 0। यहाँ पर प्रेशर भी 0 है और वॉल्यूम भी 0 है। हम ये जानते हैं कि जब प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच कर रहा होता है तो वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होता है। आप यहाँ पर ही ज़रा गौर कर लें, प्रेशर जब कम है तो वॉल्यूम मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर आपने 6 atm लिया तो वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि इस प्रेशर की अमाउंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि वो कहीं यहाँ पे है। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एकदम से ये जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना शुरू होगा और ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पैरेलल हो जाएगा टू द प्रेशर एक्सिस। अब इस बात को ज़रा समझें। आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो ये इंक्लाइंड जो है वो एकदम से नीचे हुई है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है। मतलब वॉल्यूम में पहले तो बड़ा शार्प चेंज आया है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसमें जो चेंज है वो शार्पली नहीं आ रहा बल्कि स्लोली आ रहा है। उसकी रीज़न दरअसल ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अमाउंट है इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
तो आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो एकदम से नीचे गिरता है, मतलब कम होता है। फिर जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं तो फिर आप प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है और वॉल्यूम में जो तब्दीली आती है वो कम आती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनके दरमियान स्पेसिस नहीं रहती, चाहे आप जितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लें तो वो फिर कांस्टेंट हो जाता है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। अब ये जो है ये तब लिया गया जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ये वाली जो कर्व है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बनी है। अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये थ्रू आउट जो टेम्परेचर है 0 रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आपने कर्व बनाई है ये सेम टेम्परेचर के ऊपर है, तो हम फिर इसको कह सकते हैं कि ये दरअसल आइसोथर्म है। ये जो कर्व है इसको हम नाम देंगे आइसोथर्म का। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है हीट, मतलब वो वाली कर्व जो सेम हीट पर आपने ऑब्टेन की है उसको हम आइसोथर्म कर्व का नाम देंगे। अब अगर आप क्या करते हैं टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर पहले से आप इंक्रीज करते हैं, आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तो ये जो कर्व है ये इन एक्सिस से दूर चली जाएगी। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि वो कहीं इधर आ जाती है तो फिर जो कर्व है वो ऐसे बनेगी। इसका बिहेवियर सेम वैसे होगा, सिर्फ ये एक्सिस से दूर चली जाएगी। अब यहाँ से आप अगर देखना चाहते हैं कि इनके दरमियान दरअसल डिफरेंस क्या है, तो वो आप यहाँ से डिफरेंस देखेंगे जहाँ पर ये ख़त्म हो रही हैं या जहाँ पर ये पैरेलल हो रही हैं। तो यहाँ पर आप ज़रा देखें तो जब आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है उस वक्त आपके पास वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, मतलब मैं इसको V2 का नाम देता हूँ। और जब आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर वॉल्यूम V1 है। और यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो जो V2 की वैल्यू है वो V1 से कम है। इसका ये मतलब हुआ कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस वक्त वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तब जाके वो पैरेलल होगी। तो मतलब ये हुआ कि तब कंप्रेसिबिलिटी जो है वो पहले से कम हो जाएगी दरअसल, और उसकी रीज़न ये है कि काइनेटिक एनर्जी दरअसल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद अगर हम केस 2 की बात करें तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो आप रिलेशन ले रहे हैं वो अपने इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान लेना है। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम से मेरी मुराद है कि यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम से मुराद ये पूरी टर्म एक ही है। आपने यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम को नहीं सपोज करना बल्कि पूरी टर्म 1/v को सपोज करना है, और वो प्रेशर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को हम अभी समझेंगे। अब 1/v से मुराद दरअसल क्या है, ये याद रहे कि ये दरअसल वेरिफिकेशन है बॉयल लॉ की, वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये जो सेकंड कर्व है ये उस बॉयल लॉ को वेरीफाई करती है, और ये कैसे वेरीफाई करती है इस बात को हम समझेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1/v से दरअसल मुराद क्या है। आपने ये बात याद रखनी है कि 1/v एक आपके पास v है। जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस वक्त 1/v की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी, ये बात आपने याद रखनी है। और जब आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उस वक्त आपके पास 1/v का जो आंसर होगा वो मैक्सिमम होगा। उसकी रीज़न ये है कि 1/v एक टर्म है, जब वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम आंसर जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई बड़ी वैल्यू हो और न्यूमरेटर में स्मॉल वैल्यू हो तो आंसर हमेशा क्या होता है, लेस देन 0 होता है। मैं इसकी मिसाल यूँ लिखना चाहूँगा कि आपके पास 2/100 हो तो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास 0.02 होगा। और अगर इसी को आप उलट कर दें 100/2 कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 50। अब यहाँ पर भी वही बात है कि जब वॉल्यूम को मैक्सिमम करेंगे तो 1/v का आंसर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम मिनिमम होगा तो 1/v का आंसर मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब देखें, अब 1/v यहाँ पर 1/v और
पी के दरमियान रिलेशन है और आपने 1/v को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है और प्रेशर को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो ये 0 पॉइंट है और इस पॉइंट पर 1/v का आंसर 0 है। 1/v यहाँ पर 0 है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये 0 तभी हो सकता है कि जब v जो हो वो मैक्सिमम हो। इसका ये मतलब हुआ कि इस 0 पॉइंट के ऊपर जो है वो 1/v का आंसर तो 0 है, लेकिन वॉल्यूम का आंसर मैक्सिमम है। और जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 0 पर 0 रीडिंग जो है या स्केल की जो रीडिंग है इस पर 1/v 0 है, v मैक्सिमम है और प्रेशर जो है वो आपके पास 0 है। और मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ। मैं फर्ज करता हूँ कि प्रेशर जो है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, मतलब v मैक्स में से कुछ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज होगा तो फिर ये चीज़ 0 नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो फिर ये जो आंसर है ये बढ़ना शुरू होगा। तो किसी भी मतलब प्रेशर जब डिक्रीज करेंगे तो उस वक्त v जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉरी, प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं। जब प्रेशर को इंक्रीज करूँगा मैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 1/v का आंसर है, 1/v जो है ये आपके पास इंक्रीज होगा। तो जब 1/v इंक्रीज हो रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि 1/v की वैल्यू भी कहीं फिर इधर आ जाएगी, जो कि इसके सामने होगी इधर। जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे, 1/v का आंसर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको कुछ पॉइंट्स इस वे से मिल जाएंगे। तो ये अगर आप इसको ज्वाइन करवाएं तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और मैं ये फर्ज करता हूँ कि ये आपने T1 टेम्परेचर के ऊपर लिया है। अब आप क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यही जो लाइन है वो टूवर्ड प्रेशर की तरफ जो है चली जाती है, प्रेशर वाले एक्सिस की तरफ झुक जाती है, वो कुछ ऐसे हो जाएगी। और मैं ये फ़र्ज़ करता हूँ कि ये आपके पास जो टेम्परेचर है वो T2 है। और आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर जो T2 है वो ग्रेटर देन है T1 से। अब ज़रा इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। आप यहाँ से क्या करें, एक पॉइंट लें और इधर भी एक पॉइंट लें, इसको यहाँ पर ड्रॉ करवाएं वॉल्यूम के ऊपर, और इसको भी यहाँ पर ड्रॉ कराएं वॉल्यूम के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखें तो T1 के ऊपर, T1 पे जो आपको 1/v का आंसर मिल रहा है, ज़रा यहाँ पर देखें तो वो आपको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। ऑफ कोर्स ये तभी मैक्सिमम होगा ना जब नीचे वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी। और अगर मैं टेम्परेचर T2 की बात करता हूँ तो T2 टेम्परेचर के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि 1/v का जो आंसर हो गया है वो पहले से कम हो गया है। 1/v कम हो चुका है, यहाँ पर ज़रा देखें 1/v यहाँ पर कम हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा, और टेम्परेचर कम पर वॉल्यूम की अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी। ये जी वेरिफिकेशन है, ये वाला जो ग्राफ है ये बॉयल लॉ की वेरिफिकेशन है कि जब प्रेशर कम होगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा। प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम की जो अमाउंट है वो कम हो रही है। यही वजह है कि 1/v इंक्रीज हो रहा है दरअसल। अच्छा जी, उसके बाद जो केस 3 है इसमें आपने PV का प्रोडक्ट जो कांस्टेंट के बराबर है उसको लेना है प्रेशर के साथ। PV को आपने y एक्सिस पे रखना है और प्रेशर को आपने x एक्सिस पे रखना है। तो जब टेम्परेचर T1 है तो चूंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, चाहे आप प्रेशर जितना ही इंक्रीज कर लें ये जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और ये T1 टेम्परेचर पे मैंने बताया।
जब आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो हमने लास्ट टाइम भी देखा कि टेम्परेचर T2 के ऊपर वॉल्यूम की जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है। यही वजह है कि इसका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो ये वैल्यू हो जाएगी, नई वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसको फिर आपने कांस्टेंट कर देना, मतलब T1 आपने पहले टेम्परेचर ले लिया फिर उसको कांस्टेंट कर दिया तो तभी ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर आपने टेम्परेचर वेरी किया, पहले से बढ़ा दिया, फिर उसको कांस्टेंट कर दिया तो आपको एक नई स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने ये देखा कि PV का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो PV का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा और फिर वो स्ट्रेट लाइन देगा आपको, कांस्टेंट हो जाएगा, और कम करने से ये अमाउंट भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसमें इस एक्सिस पे जो अगर आप कहते हैं ये प्रेशर है और इधर आपके पास P और V का जो प्रोडक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन देगा और N2 भी आपको स्ट्रेट लाइन देगा। यहाँ पर T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से और N2 जो है वो ग्रेटर है N1 से। याद रहे ये जो आपको स्ट्रेट लाइन है ये नॉन आइडियल बिहेवियर जो है उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और ये भी आपने याद रखना है कि जो बॉयल लॉ है ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, नॉन आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तब देता है जब गैस आइडियल हो, और ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाती हैं जो कर्व होती हैं जब हमारे पास जो गैस है वो नॉन आइडियल हो। तो आप फिर ये लिख सकते हैं कि Boyle law is applicable only for those gases which behave like an ideal gases।